आज हम कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई एक सुंदर कविता शाम एक किसान को पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने सर्दियों की शाम के प्राकृतिक दृश्य का कुछ इस प्रकार चित्रण किया है कि कवि को पहाड़ बैठा हुआ एक किसान प्रतीत होता है। आकाश किसान के सिर पर बंधा साफा या पगड़ी के समान दिखाई देता है। सूरज चिलम पर सुलगती आग के समान प्रतीत होता है। नदी किसान के घुटनों पर रखी चादर सी प्रतीत होती है। पलाश के जंगल में पलाश के लाल लाल फूल कवि को जलती अंगीठी के समान प्रतीत होते हैं और दूर पूर्व दिशा में घना होता अंधकार, घना होता अंधेरा कवि को झुंड में बैठी भेड़ों के जैसा प्रतीत होता है। इस प्रकार सर्दियों के मौसम की शाम के वक्त जो प्राकृतिक दृश्य कवि को दिखाई देता है, उस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़, आकाश, सूरज, नदी, पलाश के जंगल में पलाश के लाल लाल फूल और घना होता अंधकार, ये विभिन्न रूपों में दिखाई देते हैं और इन सब को मिलाकर जो चित्र कवि के सामने प्रस्तुत होता है, उसको कवि ने प्रस्तुत कविता में बड़े रोचक ढंग से, रचनात्मक ढंग से अपनी कल्पना का प्रयोग करते हुए इस कविता में वर्णन किया है। कवि बताता है कि अचानक मोर के बोल उठने से शांत दृश्य भंग हो जाता है और यह दृश्य घटना में बदल जाता है। तो इस प्रकार इस सुंदर कविता में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा सुंदर चित्र खींचा है। कवि प्रस्तुत कविता में शाम के वक्त का वर्णन करते हुए कहता है कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अब यहाँ कठिन शब्द आए, साफा जो कि पगड़ी कहलाती है, जो कि सिर पर बांधने के काम में आती है और इसे प्रतिष्ठा या मान सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है। दहक रही है, जल रही है। गले सा शब्द का अर्थ है झुंड सा, समूह सा। अब यहाँ पर प्रस्तुत चित्र को पहले हम समझेंगे और उसके बाद इन पंक्तियों के अर्थ को देखेंगे। अब हम देखते हैं कि कवि ने शाम के वक्त कुछ इस प्रकार का चित्र देखा। पहाड़ जो कि कवि को एक बैठे हुए किसान के रूप में प्रतीत होता है और पहाड़ के ऊपर जो आकाश था, कवि के अनुसार वो पहाड़ रूपी किसान के सिर पर बंधी हुई पगड़ी के समान प्रतीत हो रहा है, जैसा कि चित्र में दिखाया है। और पहाड़ के ठीक सामने, उसके मुख के ठीक सामने सूरज अस्त हो रहा है और अस्त होता हुआ सूरज ऐसा लगता है जैसे पहाड़ उस सूरज के रूप में चिलम को खींच रहा है और पास में ही पलाश का जंगल है, जैसा कि चित्र में दिखाया है, और वहाँ पलाश के जो लाल लाल फूल हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे मानो कोई अंगीठी जल रही हो और पहाड़ के मध्य भाग से, पहाड़ के बीच से बह रही नदी ऐसी प्रतीत होती है मानो पहाड़ रूपी किसान के घुटनों पर से कोई नदी चादर के समान बह रही है, यानी चादर से प्रतीत होती है। तो यहाँ पर एक सुंदर चित्र को प्रस्तुत करते हुए कवि ने इस कविता में अपने भावों की अभिव्यक्ति बड़े प्रभावी ढंग से की है। अब हम इस कविता का अर्थ समझेंगे। कवि कहता है कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। कवि कहता है कि किसान के रूप में पहाड़ आकाश का साफा यानी कि पगड़ी बांधकर और सूरज की चिलम खींचता हुआ बैठा है। यहाँ पहाड़ को किसान बताया है
आकाश को उस पहाड़ रूपी किसान का साफा यानी पगड़ी बताया है, और सूरज जो कि पहाड़ रूपी किसान द्वारा खींची जा रही है। तो एक सुंदर चित्र प्रस्तुत करते हुए कवि ने कहा है कि पहाड़ किसान के रूप में आकाश की पगड़ी बांधकर और सूरज की चिलम खींचता हुआ बैठा है। आगे कवि कहता है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और उस पहाड़ के मध्य भाग से बीच से जो नदी बह रही है वो नदी ऐसे लगती है जैसे उस पहाड़ रूपी किसान के घुटनों पर नदी चादर सी पड़ी हो, यानी वो चादर के समान दिखाई देती है, मानो किसान के घुटनों पर एक चादर पड़ी हुई है। आगे कवि वर्णन करते हुए कहता है कि पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। कवि कहता है कि वहां पहाड़ के ठीक सामने एक पलाश का जंगल है, और उस पलाश के जंगल में पलाश के लाल लाल फूल बड़ी मात्रा में खिल रहे हैं, और उनके लाल रंग को, उनकी लालिमा को देखकर कवि ने कल्पना की कि ऐसा लगता है कि जैसे मानो कोई अंगीठी जल रही है। पास ही दहक रही है यानी पहाड़ के पास ही जल रही है। पलाश के जंगल की अंगीठी यानी पलाश के जो लाल लाल फूल आए हुए हैं, वो लाल लाल फूल अपनी लालिमा के कारण ऐसे लग रहे हैं मानो पहाड़ रूपी किसान के सामने उसके पास कोई अंगीठी जल रही है। आगे कवि कहता है, चूंकि शाम का वक्त है, पश्चिम दिशा में सूरज अस्त होने को है, और यही कारण है कि पूर्व दिशा में अंधकार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और इसलिए आगे कवि वर्णन करते हुए कहता है कि अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। यानी कवि कहता है कि जब सूरज अस्त होने को होता है, धीरे धीरे अस्त होने को होता है, तो पूर्व दिशा में जो दृश्य बनता है वहां का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि दूर पूर्व दिशा में अंधकार यानी कि अंधेरा ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे सिमट कर बैठा है मानो कोई भेड़ों का एक समूह, भेड़ों का कोई झुंड सिमट कर बैठा हो। तो इस प्रकार से कवि ने एक सुंदर चित्र यहां प्रस्तुत किया है, जिसमें पहाड़ को किसान के रूप में, आकाश को उसकी पगड़ी के समान, और सूरज को पहाड़ रूपी किसान द्वारा खींची जाने वाली चिलम के समान बताया है, और पलाश के लाल लाल फूलों की लालिमा के कारण उनको एक जलती हुई अंगीठी के समान बताया गया है। और नदी जो कि पहाड़ के मध्य भाग से बह रही है, उसे कवि ने पहाड़ रूपी किसान के घुटनों पर पड़ी चादर के समान बताया है। कवि आगे कहता है कि अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यहां पर औंधी शब्द का अर्थ है, जिसका अर्थ है उलट देना या किसी चीज का उलट जाना। अब कवि कहता है कि जब कवि ने शाम के वक्त जो प्राकृतिक सौंदर्य कवि को दिखाई दिया, उसका चित्रण कवि ने किया। कह रहा है कि सब कुछ बड़ा शांत था, और अचानक एक मोर बोलता है, यानी अचानक बोला मोर। कवि कहता है कि अचानक मोर के बोलने की आवाज आती है, और ऐसा लगता है जैसे किसी ने आवाज दी हो कि सुनते हो। तो अब यहां पर मोर के बोलने से कवि ने कल्पना की है कि मानो किसान को किसी ने आवाज दी, उसके घर में किसी ने आवाज दी हो कि सुनते हो। और चिलम औंधी यानी कि चिलम का उलट जाने का अर्थ है कि अब किसान, जो पहाड़ रूपी किसान था, उसने चिलम को उलट दिया, बुझा दिया। और यह चिलम को औंधी बताने का अर्थ है कि क्योंकि पश्चिमी दिशा में सूरज अस्त हो रहा था, और थोड़ी देर बाद ही जब सूरज डूब जाता है, यानी कि पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है,
तो जो पूर्व दिशा में अंधकार बढ़ रहा था वह धीरे धीरे घना होता जाता है। तो यह चिलम औंधी होने का अर्थ है कि सूरज पूर्णतः अस्त हो चुका है। अब वह सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे पहाड़ रूपी किसान ने सूरज रूपी चिलम को औंधी कर दी, यानी उसको उलट दिया, बुझा दिया। धुआं उठा। अब जो एक अंधेरा सा छाने लगा और धुआं उठा, चूंकि ये सर्दियों के मौसम का वर्णन है, उसमें शाम के वक्त हल्का हल्का जो कोहरा छाता है उसका भी वर्णन कवि ने किया और कहता है कि ऐसा लगता है जैसे धुआं उठा हो और सूरज डूबा, यानी कि सूरज अब डूब चुका है, अंधेरा छा गया और चारों ओर अब अंधेरा छा चुका है क्योंकि सूरज अस्त हो चुका है। इस प्रकार से कवि ने शाम के वक्त का बड़ा ही सुंदर चित्रित करते हुए, प्राकृतिक सौंदर्य को एक किसान के रूप में चित्रित करते हुए बड़ा सुंदर वर्णन किया है और बताया है कि किस प्रकार से जब सब कुछ शांत था, किसान रूपी जो पहाड़ था वो अपने सिर पर आकाश के रूप में पगड़ी बांधकर, पगड़ी को सजाकर सूरज की चिलम को खींचता हुआ बैठा है और किस प्रकार से वहां पलाश के जंगल में पलाश के जो लाल लाल फूल हैं अंगीठी के समान जलते हुए प्रतीत होते हैं और नदी पहाड़ रूपी किसान के घुटनों के ऊपर से बहती हुई एक चादर के समान प्रतीत होती है, मानो किसान के पैरों पर कोई चादर पड़ी हो। अचानक मोर के बोलने से ये शांत दृश्य भंग हो जाता है। कवि को लगता है कि मोर के बोलने से ऐसे लगता है जैसे उस पहाड़ रूपी किसान को किसी ने आवाज दी हो कि सुनते हो, और ये सुनते ही मानो पहाड़ रूपी किसान ने उस चिलम को, सूरज रूपी चिलम को औंधी कर दिया, यानी कि उलट दिया, क्योंकि अब सूरज अस्त हो रहा है और जैसे ही सूरज अस्त होता है तो धीरे धीरे कोहरे के रूप में एक धुआं छाता है। तो कवि कहता है कि चिलम औंधी होती है, सूरज अस्त हो रहा है और उसी के साथ धीरे धीरे धुआं उठा। जिस तरह से चिलम को औंधी करते हैं तो एक धुआं एक बार उठता है, वैसे ही कोहरे के रूप में धुआं उठा और सूरज डूबा। पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त हो चुका है और जैसे ही सूर्य अस्त होता है चारों ओर अंधेरा छा गया। तो यहां हमने देखा कि मोर के बोलने से पहले संपूर्ण दृश्य शांत दृश्य है और उसके बाद मोर के बोलने से यह दृश्य एक घटना में बदल जाता है। चिलम औंधी कर दी जाती है, सूरज डूब जाता है, धुआं उठता है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। तो इस प्रकार से प्रस्तुत कविता में कवि ने सर्दियों के मौसम में शाम के वक्त का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। यह कविता यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।